नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज की नई महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास लेकर, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी महत्वपूर्ण क्लास आज के मोटिवेशन कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशन कोड है, अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, सैलाब तो उमड़ता है जीत जाने के बाद। अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, सैलाब तो उमड़ता है जीत जाने के बाद। तो आपको अपनी मंजिल पाने के लिए दिन रात से लड़ना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करते हुए ही आप जो है सफलता की ओर अग्रसर होंगे, आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो आज के मोटिवेशन के साथ प्रारंभ करते हैं आज की अपनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास और लेते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज की क्लास का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा हाल ही में 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। हाल ही में 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विश्व हिंदी दिवस, ऑप्शन नंबर बी है आपका हिंदी दिवस, ऑप्शन नंबर सी है विश्व पर्यटन दिवस, ऑप्शन नंबर डी है आपका विश्व ओजोन दिवस। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हिंदी दिवस, ऑप्शन नंबर ए है आपका विश्व हिंदी दिवस, ऑप्शन नंबर बी है आपका हिंदी दिवस, ऑप्शन नंबर सी है विश्व पर्यटन दिवस, ऑप्शन नंबर डी है विश्व ओजोन दिवस। तो जल्दी से बताइए 16 सितंबर को हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है। बिल्कुल, डी इज़ द राइट आंसर, विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया गया है, विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर 2023 को क्या मनाया गया है आपका, विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है 16 सितंबर 2023 को। ये प्रतिवर्ष जो है, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि ये कौन से क्रम का दिवस मनाया गया था, तो ये आपका 29वें क्रम का जो है दिवस मनाया गया था। अब आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि वर्ष 2023 के लिए ओजोन परत की थीम क्या है। वर्ष 2023 के लिए ओजोन परत की थीम इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी परीक्षा में हमेशा से ये प्रश्न बना रहा है और हमेशा ही आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, वर्ष 2023 के लिए जो ओजोन परत की थीम है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। क्या है, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। इंग्लिश वाले ध्यान रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो वर्ष 2013 के लिए वर्ष 2023 के लिए ओजोन दिवस की थीम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। ये वर्ष 2023 की 16 सितंबर ओजोन दिवस की थीम है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कोई कमेंट बॉक्स में बताए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस तो ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका, अगर पूछा जाए आपसे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस ये कहाँ मनाया गया, 10 जनवरी 1975 को पहली बार मनाया गया था। कहाँ पे मनाया गया था, नागपुर। कहाँ पे, नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र में मनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर
महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए एक नज़र सब कवर, एक नज़र सब कवर। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बता देंगे, इनको आप ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब आप देखिए सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार कई पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत की सुरक्षा करती है। तो ये क्या है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, ओजोन परत के क्षरण के लिए, यानी कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार कई पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत की सुरक्षा करती है। ओजोन परत की क्या करती है? सुरक्षा करती है। क्या कहलाता है? ओजोन परत संरक्षण, इसको बोलते हैं ओजोन परत संरक्षण। नेक्स्ट आपका अगर आप पूछा जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 16 सितंबर 1987 में कनाडा में हुआ था और इसके बाद 1 जनवरी 1989 को उसको प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1994 से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस या ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की गई। कब से? 1994 से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को क्या है? ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है पूछा जाए ओजोन का सूत्र क्या है? तो ओजोन का सूत्र क्या है? O3। क्या है ओजोन का सूत्र जो है? ओजोन का फॉर्मूला O3। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाए ओजोन परत किस मंडल में है? तो ओजोन परत किस मंडल में है? समताप मंडल में है। किस मंडल में है? समताप मंडल में है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए ओजोन का कार्य। ओजोन का कार्य क्या है? ये पराबैंगनी जो किरणें होती है उनको रोकती है, पराबैंगनी किरणों को जो है रोकती है, जिससे क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है पराबैंगनी किरणों से? त्वचा कैंसर होता है। और क्या करती है पराबैंगनी किरणें? जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, UW किरणें, UV किरणें जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनको रोकने का कार्य कौन करती है? ओजोन करती है। तो ओजोन का कार्य क्या है? पराबैंगनी किरणों को रोकना, जिससे त्वचा कैंसर होता है। नेक्स्ट है आपका ओजोन परत। ओजोन परत की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई है? यानी ओजोन परत जो है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे? तो ये 20 किलोमीटर ऊंचाई है ओजोन परत की। कितनी है? 20 किलोमीटर की ऊंचाई है। नेक्स्ट ओजोन परत मापने की इकाई। ओजोन परत मापने की इकाई क्या कहलाती है? वो डॉप्सन कहलाती है। क्या कहलाती है? डॉप्सन कहलाती है। नेक्स्ट है आपका ओजोन क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका ओजोन क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर है और ये कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव पे है। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि ओजोन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? तो ऑप्शन में या तो अंटार्कटिका के ऊपर आएगा या फिर आएगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। नेक्स्ट आपका ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस। ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन कौन सी हैं? तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसके लिए उत्तरदायी गैस है। अब ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थ, यानी कि जो ओजोन का हास करते हैं, क्षरण करते हैं, वो कौन से हैं? वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC और हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन HBFC, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपका जो है ओजोन क्षरण करने वाले कुछ पदार्थ हैं। इम्पोर्टेंट हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में यहाँ से हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम आपको एक बार और रिवाइज करा देते हैं फटाफट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार कई पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत की सुरक्षा करती है। और क्या क्या कहलाता है? ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत संरक्षण बोलते हैं इसको।
अब पूछा जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ था और इसको लागू किया गया था 1 जनवरी 1989 से इसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1994 से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट ओजोन का सूत्र पूछा जाए तो क्या है, O3 है। ओजोन का सूत्र O3 है। ओजोन का सूत्र क्या है, O3 है। ओजोन परत किस मंडल में है, तो ये समताप मंडल में है। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ओजोन का कार्य क्या है। ओजोन का कार्य क्या है, पराबैंगनी किरणों को रोकना, जिससे त्वचा कैंसर होता है, जिससे त्वचा कैंसर होता है। नेक्स्ट है आपका ओजोन परत की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई है, तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। और ये 15 से 35 या 15 से 40 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई होती है। नेक्स्ट है आपका ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, वो डाप्सन है। क्या है, ओजोन परत मापने की इकाई, ओजोन परत मापने की इकाई जो है वो डॉप्सन है। नेक्स्ट है आपका ओजोन क्षेत्र कहाँ पर सर्वाधिक है, तो ये अंटार्कटिका के ऊपर है, जो दक्षिणी ध्रुव पे है, यहीं पर सर्वाधिक इसका विस्तार है। नेक्स्ट ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी किस कौन सी है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ओजोन क्षरण जो होता है, ओजोन क्षरण के लिए जो जिम्मेदार पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन HBFC, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज की क्लास का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM विश्वकर्मा योजना को कब लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM नरेंद्र मोदी द्वारा PM विश्वकर्मा योजना को कब लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 15 सितंबर 2023, ऑप्शन नंबर 2 16 सितंबर 2023, ऑप्शन नंबर C 17 सितंबर 2023, ऑप्शन नंबर D है आपका 18 सितंबर 2023। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, PM विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना। अब ये है PM विश्वकर्मा योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है और किसके लिए है, कारीगर व शिल्पकारों के लिए है। किसके लिए है, कारीगर और शिल्पकारों के लिए है। पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों को अपनी उत्पादों की गुणवत्ता और मार्केट तक पहुंच बनाने के लिए PM विश्वकर्मा कौशल योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। इस योजना के तहत जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी इन लोगों को। बिल्कुल, सी इज़ द राइट आंसर। 17 सितंबर 2023, कब, 17 सितंबर 2023, PM मोदी द्वारा किसके लिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति और कमजोर वर्ग के लिए यह योजना शुरू की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। फिर से आ जाइए, एक नज़र सब कवर। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है, विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने की घोषणा 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गई थी। कब की गई थी, विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने की घोषणा ये 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गई थी। ध्यान रखिएगा, इसकी जो घोषणा है वो 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर दी गई थी। नेक्स्ट है आपका, इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर वित्तीय वर्ष 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। कितने का, 13,000 रुपये का। तो यह परीक्षा प्रश्न बन सकता है कि विश्वकर्मा योजना के तहत कितने रुपए का प्रावधान है। तो इस योजना में बजट पर कितने खर्च होंगे, तो 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह है कि इसमें पहले चरण में 1 लाख रुपए, कितने, पहले चरण में 1 लाख रुपए, तथा दूसरे चरण में इसमें क्या है, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें ब्याज की दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा और वो ब्याज दर कितनी होगी, 5% होगी। कितना,
5% दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा और इसमें 18 प्रकार के व्यवसाय शामिल हों। कितने? 18 प्रकार के व्यवसाय, 18 व्यवसाय इसमें शामिल हैं, 18 व्यवसाय इसमें शामिल हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? ये 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। कब? 1 मई 2016 को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये कब शुरू हुई थी? 25 जून 2015 को हुई थी। 25 जून 2015 को शुरू हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट डिजिटल इंडिया, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया योजना जो है आई थी, ये 1 जुलाई 2015 को आई थी। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन कब आया था? 2 अक्टूबर 2014 को आया था। ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तब तक आपके क्विक एक बार रिवीजन करा देते हैं फटाफट, बहुत जल्दी करके। विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा योजना जो है, विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2023 को। कब? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हुई थी। नेक्स्ट, इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर के वित्त वर्ष 2027-28 तक 13,000 करोड़, कितना? 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। 13,000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है। कितना? 13,000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है। जिसमें क्या होगा? पहले चरण में क्या होगा? पहले चरण में 1 लाख रुपए, पहले चरण में 1 लाख रुपए, और दूसरे चरण में, पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में कितने? दूसरे चरण में 2 लाख रुपए, दूसरे चरण में 2 लाख रुपए लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें ब्याज की दर क्या रहेगी? 5% रहेगी। कितना रहेगी? 5% रहेगी, और उसमें 18 प्रकार के व्यवसाय शामिल है। कितनी रहेगी ब्याज दर? 5% रहेगी, 5% रहेगी। पहले चरण में कितना? 1 लाख, और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट आपको हमने बताया यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट आपका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू हुआ। नेक्स्ट डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। और स्वच्छ भारत मिशन ये 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी परीक्षा के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आज की क्लास का हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय ईडी का कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका राहुल नवीन, ऑप्शन नंबर बी है आपका कुलदीप मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी है मनदीप राणा, ऑप्शन नंबर आपका डी है रोहित जैन। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में ईडी प्रवर्तन निदेशालय का कार्यवाहक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है राहुल नवीन, ऑप्शन नंबर बी कुलदीप मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी मनदीप राणा, ऑप्शन नंबर डी है रोहित जैन। तब तो आपको बता देते हैं हम, प्रवर्तन मंत्रालय ईडी की जो स्थापना हुई थी वो 1 मई 1956 को हुई थी। प्रवर्तन मंत्रालय ईडी की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 को हुई थी। नेक्स्ट आपका इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट ये क्या कार्य करता है, किसके लिए कार्य करता है? तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि कर चोरी को रोकता है। इसका कार्य क्या है? कर चोरी को रोकना। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, राहुल नवीन। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, राहुल नवीन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है राहुल नवीन इज़ द राइट आंसर। ये है आपके राहुल नवीन, और ये अभी वर्तमान में जो है ईडी के कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं सारे के सारे परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए, नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी करना है आप लोग करिए, पर बहुत ही ध्यान से पढ़िए।
ये हूबहू आपकी परीक्षा में प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए अभी इसके बारे में हम आपको एक नज़र सब कवर में कंप्लीट कराते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये हमने आपको बता दिया स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1956 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली में है। और इसका कार्य क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, यानी कि कर चोरी को रोकना। तो चलिए चलते हैं एक नज़र सब कवर, एक नज़र सब कवर पर चलते हैं। एक नज़र सब कवर। चलिए पहला पॉइंट है, राहुल नवीन को ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा की जगह नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राहुल नवीन को ईडी के प्रवर्तन कार्यालय निदेशक के रूप में किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है, तो ईडी चीफ जो थे संजय कुमार मिश्रा की जगह जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर 2023 को ख़त्म हो गया। जो ईडी के पहले निदेशक थे उनका जो कार्यकाल है वो 15 सितंबर 2023 को ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट, राहुल नवीन जो है ये 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं। इससे पहले वह ईडी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। इन्हें नवंबर 2020 में ईडी का स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट, मंत्रालय, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ईडी, प्रवर्तन मंत्रालय। तो ये आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पे कि ईडी जो है, ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, किसके, राजस्व विभाग के अधीन क्या करता है, कार्य करता है। ईडी राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट, ईडी के 5 प्रवर्तन निदेशालय हैं। ईडी के 5 प्रवर्तन निदेशालय के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने हैं ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय, 5। कहाँ कहाँ है वो, आपका मुंबई में है, चेन्नई में है, चंडीगढ़ में है, कोलकाता में और दिल्ली में है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 1 मिनट रुकिए, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं। राहुल नवीन को ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा की जगह नियुक्त किया गया है। संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर 2023 को खत्म हो गया। कब खत्म हो गया, 15 सितंबर 2023 को खत्म हो गया है। और राहुल नवीन जो है 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वह ईडी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। इन्हें नवंबर 2020 में ईडी का स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, तो ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। और नेक्स्ट, ईडी के 5 प्रवर्तन निदेशालय के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने हैं, 5 क्षेत्रीय कार्यालय। कौन कौन से हैं 5 क्षेत्रीय कार्यालय, तो ये मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और आपका दिल्ली, ये 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका अमित शाह, ऑप्शन नंबर ए है आपका अमित शाह, ऑप्शन नंबर एलन मस्पेट, और ऑप्शन नंबर सी है आपका जॉर्जिया मेलानी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नरेंद्र मोदी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छाप दीजिए, जल्दी से कौन सा आंसर सबका सही होगा, तब तक आपको बता देते हैं यहाँ पे। अभी हाल ही में जो है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग जारी की गई है जी। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी द्वारा, पीएम मोदी। ये देखिए, ये आपका ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अंदर कौन सा है, 76% पे, और किस स्थान पे है, फर्स्ट रैंक पे हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। चलिए इसके बारे में हम आगे जो है बात कर लेते हैं आपसे, एक नज़र सब कवर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग जो रिपोर्ट आई है,
उसको समझ लेते हैं एक नज़र सब कवर से फटाफट। तो आपका पहला पॉइंट है ग्लोबल लीडर अप्रूवल। ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। कितना? 76% रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। नेक्स्ट, इस रेटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर हैं। इस रेटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी किस स्थान पर हैं? पहले स्थान पर हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में बनेगा यहाँ से प्रश्न। वर्ष 2022 में भी पीएम नरेंद्र मोदी कौन से स्थान पर थे? तो ये 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रथम स्थान पर ही थे। तो यानी कि इन्होंने अपना स्थान बरकरार रखा है। वर्ष 2023 में भी ये जो है वर्ष 2022 में भी ये पहले स्थान पर थे और वर्ष 2023 में भी ये पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट है आपका पहले स्थान पर पीएम नरेंद्र मोदी। दूसरे स्थान पर आपका कौन है? स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बस्पेट हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति कौन है? एलन बस्पेट हैं। नेक्स्ट है आप ये जो है 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ हैं। पहले स्थान पर नरेंद्र मोदी, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति कौन है? एलन बस्पेट हैं, जो कि 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ है। तथा मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर 61% रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर है। 61% रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट आपका जो है इस रेटिंग में इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलानी 42% रेटिंग के साथ छठे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? छठे स्थान पर है। नेक्स्ट आपका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 40% रेटिंग के साथ कौन से स्थान पे हैं? सातवें स्थान पे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सब जगह आपको नहीं मिलेंगे, ये पॉइंट आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी, बिल्कुल। ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इस रेटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर हैं और ये वर्ष 2022 में भी पीएम नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ पहले स्थान पर थे। नेक्स्ट आपका पहले स्थान पर नरेंद्र मोदी, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बस्पेट 64% अप्रूवल के साथ, और आपका थर्ड नंबर पर जो है मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर 61% रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट आपका इस रेटिंग में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी 42% रेटिंग के साथ छठे स्थान पर हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 40% रेटिंग के साथ कौन से स्थान पर है? सातवें स्थान पर है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की है? क्या की है? संपूर्ण पुष्टि योजना। तो प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2 बी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आपका बिहार, ऑप्शन नंबर डी है आपका राजस्थान। तो जल्दी बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन नंबर ए है आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर डी है आपका राजस्थान। तो जल्दी बताइए। संपूर्ण पुष्टि योजना, जी संपूर्ण पुष्टि योजना, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, उड़ीसा।
उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक कौन है? नवीन पटनायक। ये हैं हमारे नवीन पटनायक जी। और इन्होंने क्या है? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना 2023। इन्होंने क्या है? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना 2023 जो है प्रारंभ की है। कहाँ पे? उड़ीसा में। ये उड़ीसा के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में विस्तार से एक नज़र सब कवर में पूरा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए देख लेते हैं एक नज़र सब कवर में फटाफट इसको। पहला पॉइंट है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा शुरू की गई है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है उड़ीसा में माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना है। क्या है? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा में नवीन पटनायक जी द्वारा शुरू की गई है और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो उड़ीसा में माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना है। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इस योजना के विशिष्ट प्रावधानों में 15 से 19 वर्ष, कितना? 15 से 19 वर्ष की किशोरियों के लिए पूरक पोषण, गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त सूखा भोजन और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए पूर्ण भोजन शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उड़ीसा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए समर्पित घोषणा बजट बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। तो ध्यान रखिएगा आप कि पोषण बजट के अंदर जो है भारत का पहला राज्य है ये। तो प्रश्न आपको परीक्षा में बन सकता है कि पोषण बजट बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य, तो वो कौन सा है? उड़ीसा है। भारत का प्रथम राज्य कौन सा है पोषण बजट बनाने वाला? तो वो उड़ीसा है। नेक्स्ट है आपका पद पुष्टि योजना, यानी कि इसके अलावा जो संपूर्ण पुष्टि योजना है इसके अलावा उड़ीसा में पद पुष्टि योजना भी प्रारंभ हो रही है। इसमें क्या है? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना के अलावा जो है विशेष रूप से बच्चों को लक्षित करते हुए पद पुष्टि योजना भी शुरू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट है इस योजना का उद्देश्य जो है बच्चों, विशेषकर उड़ीसा के दूरदराज आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त वाला पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है। यानी कि जो योजना है संपूर्ण पुष्टि योजना, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, इसके अलावा जो है पद पुष्टि योजना चलाई जा रही है उड़ीसा के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या है? विशेष बच्चों जो उड़ीसा के दूर दराज आदिवासी इलाकों में रहते हैं उन बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराना जो है इसका उद्देश्य है। ये इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए उड़ीसा का गठन कब हुआ था? तो उड़ीसा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। इम्पोर्टेंट है, उड़ीसा का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। कौन है? गणेशी लाल जी हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और यहाँ पूछा जाए कि यहाँ पर राज्यसभा सीट कितनी है? तो राज्यसभा सीट कितनी है? 10 है। और लोकसभा सीट पूछा जाए तो कितनी है? 21 है। राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट कितनी है? 21 है। ये डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, कृपया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास संभाल के रख लीजिए। जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद आके देख लीजिएगा कि यहाँ से आया है या नहीं आया है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी द्वारा शुरू की गई है। इसका प्राथमिक उद्देश्य उड़ीसा में माताओं, किशोरियों और बच्चों को पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना है। नेक्स्ट, इस योजना में विशिष्ट प्रावधान जो है वो 15 से 19 वर्ष की किशोरियों के लिए पूरक पोषण, गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त सूखा भोजन और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए पूर्ण भोजन शामिल है। नेक्स्ट, उड़ीसा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए समर्पित पोषण बजट बनाने वाला पहला राज्य बन गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पोषण बजट बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो आपका उड़ीसा है। नेक्स्ट आपका जो है पद पुष्टि योजना, यानी कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना के अतिरिक्त पद पुष्टि योजना भी उड़ीसा में चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना के अलावा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विशेष रूप से
जो बच्चे हैं उनको लक्षित करते हुए पद पुष्टि योजना शुरू कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य जो है उड़ीसा के दूर दराज आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त वाला पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे आपका उड़ीसा का गठन कब हुआ था? तो उड़ीसा का गठन आपका जो हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1936 को हुआ था और इसकी राजधानी कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट, यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये गणेशी लाल जी हैं। और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं। और पूछा जाए लोकसभा सीट कितनी है? तो यहाँ पे 10 हैं। नहीं, लोकसभा सीट पूछी जाए 21 है और राज्यसभा पूछी जाए 10 है। तो राज्यसभा सीट कितनी है? 10 और लोकसभा सीट कितनी है? 21। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट जिस किसी ने नहीं लिया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये लीजिए भाई, आज की क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, आपकी किसी भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, ध्यान जरूर रख लेना, क्योंकि आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। बहुत दिनों बाद कोई स्टैचू आया है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो प्रश्न है हमारा, हाल ही में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण है, स्टैचू ऑफ अन्नेस का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है आपका राजस्थान। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। तो ये क्या है? स्टैचू ऑफ वननेस। क्या पूछा गया? स्टैचू ऑफ वननेस। तो स्टैचू ऑफ लखनऊ ये क्या है? 27 फीट बेस मेड इन लोटस डिज़ाइन, मतलब लोटस टाइप का इसका डिज़ाइन है। नेक्स्ट क्या गया? 108 फीट ये ऊंची है। कितनी है? 108 फीट जो है ऊंची है। और इसको क्या बोला जा रहा है? एकात्मा धाम। एकात्मा धाम, एकात्मा धाम यानी कि एकता का प्रतीक। क्या बोला जाता है? एकता का प्रतीक, एकता का प्रतीक। स्टैचू ऑफ अन्नेस, अन्नेस का मतलब यही है, अन्नेस जो है इसका मतलब यही है, एकता का प्रतीक। तो ये एकात्मा धाम जो है ये कहाँ पे है? ओमकारेश्वर। कहाँ पे? ओमकारेश्वर। ये ओमकारेश्वर में जो है, ओमकारेश्वर में जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। मंदाता पर्वत है वहाँ पे जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। तो इसका जो अराउंड खर्चा आ रहा है 28 एकड़ में इसको जो है डेवलप किया जा रहा है। और उसका जो खर्चा है वो लगभग 2 करोड़ रुपए है। कितना? 2000 करोड़ रुपए, सॉरी 2000 करोड़ रुपए इसका खर्चा है। कितना है? 2000 करोड़ रुपए लागत है इसकी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची, हाल ही में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण यानी कि स्टैच्यू ऑफ अन्नेस का लोकार्पण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इसका लोकार्पण जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है किया जा रहा है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, एमपी में किया जा रहा है। तो इसका लोकार्पण एमपी में किया जा रहा है। कहाँ पे? ओंकारेश्वर। मंदाता पर्वत एक पहाड़ी है, उस पर मंदाता पर्वत है, उस पर इसका जो है लोकार्पण किया जा रहा है। तो आपका प्रश्न था, हाल ही में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ अन्नेस का लोकार्पण कहाँ किया जा रहा है? तो ये एमपी में किया जा रहा है आपका। और ये किसकी है? आदि शंकराचार्य की जो है प्रतिमा है। चलिए चलते हैं एक नज़र सब कवर पे और फटाफट कवर कर लेते हैं इसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब बात करते हैं एक नज़र सब कवर पे। जल्दी से बात करते हैं एक नज़र सब कवर पे। तो पहला पॉइंट है स्टैच्यू ऑफ अन्नेस, यानी कि स्टैच्यू ऑफ अन्नेस किसकी प्रतिमा है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसकी प्रतिमा है? ये आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है पूछी जाए? इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट है। कितनी है? 108 फीट। कितनी है? 108 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट, कहाँ स्थापित हुई है? तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में
नर्मदा नदी के तट के सामने दक्षिण की ओर एक पहाड़ी के ऊपर इसको रखा जाना है, जिसे मंदाता पर्वत के नाम से जाना जाता है, जिसे मंदाता पर्वत के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका आदि शंकराचार्य के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म 11 मई 788 ईस्वी को कोची केरल के पास कलाडी में हुआ था। आदि शंकराचार्य का जो जन्म है, आदि शंकराचार्य का जन्म 11 मई 788 ईस्वी को कोची केरल के पास कलाडी में हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, अद्वैत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, इनकी माता का नाम था आर्यम्बा। इनकी माता का नाम क्या था, आर्यम्बा। इनकी माता का नाम आर्यम्बा था, आर्यम्बा। और इनके पिता का नाम था शिवगुरु। क्या नाम था इनके पिता का, शिवगुरु। इनके पिता का नाम क्या था, शिवगुरु था। और इनके गुरु गोविंद सिंह थे। क्या नाम था, गोविंद भगवत पाद थे। ये इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके बारे में जान लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये कितनी ऊंची प्रतिमा है, ये 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। और ये किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। पूछा जाए किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। पूछा जाए कहाँ है, तो ये गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे है, गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी पे। गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के ऊपर जो है ये है। नेक्स्ट आपका स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, ये कहाँ पे आपका, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी ये आपका 216 फीट ऊंची है। और ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। और यहाँ ये जो है हैदराबाद में। नेक्स्ट आपका स्टैचू ऑफ पीस, ये कहाँ पे आपका, ये आचार्य विजय वल्लभ की प्रतिमा है। और ये 27 फीट है, यानी कि 152 इंच। और ये पाली राजस्थान में है। नेक्स्ट स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटीज, ये कहाँ पे, 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। और ये किसकी है, श्रीनाथ प्रभु कैपेगौड़ा की है। और ये कहाँ पे है, कर्नाटका बेंगलुरु में है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है आपके लिए, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ अन्नेस किसकी प्रतिमा है, तो ये आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 108 फीट है। कितनी है, 108 फीट है इसकी ऊंचाई। और कहाँ स्थापित की जा रही है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट के सामने दक्षिण की ओर एक पहाड़ी है, जिसे मंदाता पर्वत कहा जाता है, वहाँ पे यह स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है आपका आदि शंकराचार्य का जन्म 11 मई 788 ईस्वी को कोची केरल के पास केलाडी में हुआ था। और इन्हें अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। इनकी माता का नाम आर्यम्बा था और पिता का नाम क्या था, शिवगुरु था। और इनके गुरु का नाम था गोविंद भगवत पाद। इनके गुरु का नाम था गोविंद भगवत पाद। तो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा जाए तो ये 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। और ये किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और ये कहाँ पे है, केवड़िया, गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, ये 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। और ये किसकी है, संत रामानुजाचार्य की है। और ये कहाँ है, हैदराबाद में है। नेक्स्ट स्टैचू ऑफ पीस, ये कहाँ पे है, ये आचार्य विजय वल्लभ की जो है प्रतिमा है। और ये 27 फीट 152 इंच जो कि पाली राजस्थान में है। और नेक्स्ट है आपका स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये कहाँ पे 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। और ये श्रीनाथ प्रभु कैपेगौड़ा की है। और ये कहाँ पे आपकी, कर्नाटका बेंगलुरु में है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी क्लास का आज अंतिम प्रश्न था। तो बताइए आप सभी को कैसे लगी आज की क्लास।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगली बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ, इन्हीं तरह के अच्छे प्रश्नों के साथ जो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में आएंगे और आपको निश्चित ही सफलता दिलाएंगे। तो आप अपनी स्टडी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको एक दिन अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।